इसका जो राइट आंसर है भाई वो आपको बताना है कि इस दिन किसकी पूजा होती है, नीम वृक्ष की पूजा होती है। नीम होता है अपने, नीम की क्या होती है, इस दिन पूजा होती है, ये आपको याद रखना। कुछ टेक्निकल एरर आ गए थे जिसके कारण क्या हुआ, क्लास रुक गई थी, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप लोगों को गालियां निकालनी है, आप आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैनोट बांध जो उदयपुर की किस झील का अन्य नाम है, एक बांध है जिसका नाम है कैनोट बांध, और कैनोट बांध है वो कौन सी झील पर निर्मित है, ये आपको बताना था। फतेह सागर, उदय सागर झील, जयसमंद झील या राजसमंद। और पूछा कनॉट बांध, कौन सा बांध पूछा भाई, कैनोट बांध है, ये कहां पर बना हुआ है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बता दीजिए भाई। बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है, आंसर देना है, बताइए। वेरी गुड। मनीषा गोसाइला, कल्पना गौतम, अंतिम नागर, मनीषा पुंसल, महेंद्र मीणा। तो इसका राइट आंसर है आपका फतेह सागर झील। फतेह सागर झील कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। कहां पर है भाई, उदयपुर के अंदर है। उदय सागर झील कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। फिर देखिए एक झील है राजसमंद झील, जयसमंद झील, ये भी कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। लेकिन राजसमंद झील कहां पर है, तो ये राजसमंद झील राजसमंद जिले में है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं, और अगला सवाल है ये वाला। और अगला सवाल पूछा है कनॉट बांध के बाद में आपसे पूछा है कि भाई बताइए ये जो फतेह सागर झील है, इस फतेह सागर का निर्माण किसने करवाया था। तो इस फतेह सागर का जो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये जय सिंह ने करवाया था। क्या रखते, कब करवाया था, 1688 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए 3-4 बातें जो आपको याद रखनी है कि ये जो फतेह सागर झील है, इसके किनारे किसकी बाड़ी है भाई, सहेलियों की बाड़ी है। सहेलियों की क्या है, बाड़ी है। और इस सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था संग्राम सिंह सेकंड ने। किसने करवाया था, संग्राम सिंह एक शासक हुए थे, और संग्राम सिंह सेकंड ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया था। फिर देखिए आगे बात करता हूं मैं, तो एक है अपने मोती मगरी। मोती मगरी है, और मोती मगरी इसी झील के किनारे है। और मोती मगरी में क्या बना हुआ है भाई, तो प्रताप का स्मारक बना हुआ है। याद रखना भाई, सवाल पूछा जाता है प्रताप का स्मारक किस झील के किनारे, फतेह सागर झील के किनारे। इसके अलावा आपको यह पूछे कि देश की प्रथम सौर वेधशाला, देश की प्रथम सौर वेधशाला कहां पर स्थापित की गई, तो देश की प्रथम सौर वेधशाला है वो भी इसी झील के किनारे क्या की गई भाई, स्थापित की गई थी। फिर आपको याद रखना है राजस्थान का प्रथम फिश एक्वेरियम, राजस्थान का प्रथम फिश एक्वेरियम कहां पर स्थापित किया गया, तो आप कहोगे सर फतेह सागर झील में स्थापित किया गया था। फिर देखिए इसके किनारे एक उद्यान है, और उस उद्यान का क्या नाम है भाई, नेहरू उद्यान। नेहरू उद्यान है, और नेहरू उद्यान को क्या कहा जाता है, नेहरू आइलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेहरू आइलैंड कहा जाता है। फिर देखिए आपसे पूछा जाएगा इस झील के किनारे कौन सी माता का मंदिर है, नीमच माता का मंदिर है। और नीमच माता का मंदिर है, और नीमच माता को क्या कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है मेवाड़ की वैष्णो माता। जिस प्रकार से थार की वैष्णो माता तन्नोट माता को कहा जाता है, उसी प्रकार नीमच माता को क्या कहा जाता है, मेवाड़ की वैष्णो माता कहा जाता है। इस फतेह सागर झील के किनारे आपको पता होगा कि एक पहाड़ी है जिसका नाम है बांसदरा की पहाड़ी, और इस बांसदरा पहाड़ी पर एक किला निर्मित है जिसका नाम है सज्जनगढ़। तो पूछ ले सज्जनगढ़ के निकटवर्ती कौन सी झील है, तो आप कहोगे सर सज्जनगढ़ के निकटवर्ती झील है वो है फतेह सागर झील। कौन सी झील है भाई, फतेह सागर झील है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई। क्या रखना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं, और अगला सवाल अपने भी बेहतरीन सवाल है, और उस सवाल को कैसे पढ़ना वो देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। देखिए कुंभा ने जो ग्रंथ लिखे थे उन कुंभा के ग्रंथों में से ये ग्रंथ नहीं है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बेहतरीन तरीके से सवाल पूछा गया है, और पूछा है कि इनमें से कुंभा के द्वारा क्या नहीं है भाई, लिखित ग्रंथ नहीं है। 4 ऑप्शन का अच्छे से आपको क्या देना है, आंसर देना है। बता दीजिए भाई कुंभा किसके द्वारा, कुंभा के द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है। एक है रसिक प्रिया, एक है सुधा प्रबंध। सुधा प्रबंध के बाद में और भी दे रखा है, बता दीजिए भाई कौन सा ग्रंथ नहीं है कुंभा के द्वारा लिखा हुआ, बता दीजिए। वेरी गुड। तो कुंभा ने कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा था, कला निधि नहीं लिखा था। कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे, तो कुंभा ने जो ग्रंथ लिखे थे, एक लिखा था संगीत राज,
हालांकि ये जो संगीत राज है ये 5 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है? यह 5 भागों में डिवाइड है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कुंभा ने लिखा था संगीत मीमांसा। कौन सा मीमांसा? संगीत मीमांसा लिखने वाला भी कौन था भाई? कुंभा था। फिर आपसे पूछा जाएगा और कुंभा ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो आप कहोगे सर कुंभा ने लिखी थी कामराज रतिसार। और कामराज रतिसार का क्या लिखा था इन्होंने? इस पर टीका लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने एक लिखा था चंडी शतक, और चंडी शतक की क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। कामराज रतिसार की भी क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। और इन्होंने संगीत रत्नाकर, जो ये संगीत रत्नाकर है, इस संगीत रत्नाकर की भी क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। ये सारे के सारे ग्रंथ है वो किसके? कुंभा से रिलेटेड है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब देखिए अगले सवाल को देखते हैं, और अगले सवाल को देखने से पहले आप हमारे वीडियो को क्या करेंगे भाई? लाइक करेंगे। और अगला सवाल है, ये सवाल पूछा है जमुना दास, छोटे लाल, बख्शाराम, नंदलाल ये सब किस चित्रकला शैली से संबंधित चित्रकार हैं? और इनका क्या करना है भाई? जवाब देना है। बता दीजिए भाई। बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है? आंसर देना है। और आपका जवाब है वो सही और सटीक होना बताना है। बता दीजिए भाई। इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है आपसे, बताइए। गजब सवाल है और गजब तरीके से आपको आंसर देना है। बता दीजिए। गजब सवाल है भाई, बताइए। अच्छा सवाल है और बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है? बताना है, बताइए। आप पूछ रहे हैं कि सर एक पुस्तक है जिसका नाम है कला निधि, और कला निधि के लेखक कौन थे? तो देखिए मंडन था। मंडन मंडन का एक पुत्र था जिसका नाम था गोविंद, और गोविंद ने 2 पुस्तक लिखी थी। एक लिखी थी कला निधि और एक लिखी थी इसने द्वार दीपिका। क्या लिखी थी? द्वार दीपिका लिखी थी। सुरेश जाट ने शायद मेरे हिसाब से सवाल किया है। तो सुरेश जी आपके आंसर है ये वाला। क्या है भाई? ये वाला। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ये किस शैली के कलाकार है, इसका जवाब दे दीजिए भाई। तो आपको इसका क्या देना है? आंसर देना है। और ये किस शैली के कलाकार है? सवाल देखिए, जमुना दास है, छोटे लाल है, बख्शाराम है और नंदलाल है, और इनका संबंध किस शैली से है? तो आपको याद रखना है कि सर इनका जो संबंध है वो जिस शैली से है वो है अलवर शैली। कौन सी शैली है? अलवर शैली है। ये याद रखना है। अगला सवाल है, और अगला सवाल है ये वाला। और सवाल पूछा है निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? तो राजस्थान के अंदर कहते हैं कि एक शिलालेख मिला है। क्या मिला है? एक शिलालेख मिला है। और वो शिलालेख क्या जानकारी कितने वर्ष पुराना है? 423 वर्ष पुराना है। और इसके अंदर वरिक वंश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अब आपको बताना है कि ये वरिक वंश की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है? कल्पना गौतम, अंतिम नागर, सुरेश कड़वासरा, सुरेश पूनिया जाट, जगदीश जाट। कितना अच्छा सवाल पूछा है भाई। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन आंसर है इसका बयाना। बयाना बयाना का क्या नाम था पहले भाई? बयाना को विजय गढ़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजय गढ़ी भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और अगला सवाल ये है कि यहाँ पर वरिक वंश का क्या मिला है? शिलालेख मिला है। वरिक वंश के शासक हुए थे जिनका नाम था विजयपाल, और विजयपाल से संबंधित क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब देखिए अगले सवाल को देखते हैं, और अगला सवाल है ये। सवाल पूछ रहा है गोगा नवमी किसे कहा जाता है? बताइए। गोगा नवमी किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण कृष्ण पक्ष नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को, या श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी को। बेहतरीन सवाल का आंसर बेहतरीन तरीके से आपको देना है। बता दीजिए भाई। इतना अच्छा बेहतरीन सवाल है, और आप सब तैयारी वाले विद्यार्थी हैं तो आपकी तैयारी की यहाँ पर क्या हो रही है? जांच हो रही है। और ये आपकी रिवीजन क्लासेज हैं, क्योंकि पढ़ तो आप रही हो, पढ़ तो आप रहे हो। बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा सवाल, अच्छा आंसर दिया है। सुरेश पूनिया ने सी इज राइट बताया है। भाई मेरे सुरेश पूनिया, सी इज राइट तुम्हारा गलत है। ए इज राइट एग्जैक्ट क्या है? सही है। क्योंकि देखो गोगा जी के बारे में याद रखना। गोगा जी,
गोगा जी होता है, गोगा जी लोक देवता है। और अपने गांव में कभी कभी सांप देखते ना, काला सांप, उस काला सांप को कहते हैं ये तो गोगा जी है। क्या है? गोगा जी। तो गोगा जी का मतलब काला सांप, काला सांप मतलब कृष्ण पक्ष। तो इनका जो मेला लगता है भाई वो कृष्ण पक्ष को लगता है, ये आपको याद रखना है, कृष्ण पक्ष में। और कौन सा कृष्ण पक्ष? भाद्रपद कृष्ण पक्ष। गोगा जी का जो मेले लगते हैं वो मेले सामान्य तौर पर 3 जगह लगते हैं। एक तो लगता है नौहर हनुमानगढ़ के अंदर, और एक लगता है आपका ददरेवा चूरू के अंदर, ददरेवा चूरू के अंदर, और एक लगता है आपके सांचौर जालोर के अंदर। और इनको भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे नौहर हनुमानगढ़ को धुर मेड़ी कहा जाता है, और ददरेवा चूरू को क्या कहा जाता है? शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। और सांचौर जालोर को गोगा जी की क्या कहा जाता है? गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। गोगा जी की क्या कहा जाता है? ओल्डी कहा जाता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो गोगा जी का मंदिर है, इस मंदिर की आकृति कैसी है? तो इस मंदिर की आकृति है मकबरा नुमा। ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज तुगलक ने इनके मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। इनके मंदिर में जो पुजारी होता है वो मुस्लिम होता है। कहते हैं 11 महीने तक मुस्लिम पुजारी होता है, 1 महीने तक हिंदू होता है, जिसे क्या कहा जाता है? चायल कहा जाता है। चायल जाति का पुजारी होता है। गोगा जी की याद में कौन सा नृत्य करते हैं? तो गोगा जी की याद में भाई सांकड़ नृत्य करते हैं। कौन सा? सांकड़ नृत्य करते हैं। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा गोगा जी ने किसके साथ युद्ध किया? तो गोगा जी ने युद्ध किया था भाई महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध किया और महमूद गजनवी को इन्होंने हराया था। महमूद गजनवी ने इनको कहा था जाहर पीर, जिसका मतलब होता है साक्षात देवता। इनके 2 मौसेरे भाई थे जिनका नाम था अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन कहते हैं कि इनके बीच में इनको अपने ननियाल की संपत्ति को लेकर कोई विवाद था, और इस विवाद के कारण महमूद गंजनवी को इनवाइट करते हैं अर्जन और सर्जन, और यहाँ से क्या लेकर चले जाते हैं? गायें लेकर चला जाते हैं। और गायों की रक्षा करते हुए गोगा जी वीर गति को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। एक चीज और, इनके दरवाजे पर आंतरिक भाग में बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है और बाहर क्या लिखा है? ओम लिखा हुआ है। बिल्कुल ओम भी लिखा हुआ है और बिस्मिल्लाह भी लिखा हुआ है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। अगला सवाल देखते हैं। उससे पहले अगर यह सवाल आपको अच्छा लगा है और अपना रेफरेंस जो व्याख्या है वो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। बता दीजिए भाई। अगला सवाल है गोगा जी तेजा जी के मेले का आयोजन होता है। तेजा जी के मेले का आयोजन कहां पर होता है? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है मेड़ता, दूसरा है गोट मंगलूद, तीसरा है परबतसर और चौथा है नागौर। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, और आपको इसका क्या बताना है? जवाब देना है। बता दीजिए भाई। और इसका आंसर बताना है तेजा जी के मेले का आयोजन। हाँ, तेजा जी के मेले का आयोजन सुरेश पूनिया ने बताया सर। सी इज राइट। बिल्कुल सी इज राइट है। वो आपका क्या है? गलत हो रहा है। इनका मेला आयोजित होता है वो होता है नागौर के अंदर। नागौर के अंदर ही होता है। हालांकि पर्वतसर भी आपका सही हो सकता है, लेकिन पर्वतसर में पशु मेला आयोजित होता है। पर्वतसर में पशु मेला आयोजित होता है। हालांकि इसको मैं आपका सही कर रहा हूं। नागौर में ही एक जगह है जिसका नाम है खड़नाल। खड़नाल में यहाँ पर क्या लगता है भाई? मेला लगता है। मुख्य मेला यहाँ लगता है। और ये कैसा मेला है? पशु मेला। स्पेशल बात यह है कि इस मेले की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह जी, और अभय सिंह के समय इस पर्वतसर मेले की शुरुआत होती है। इस पर्वतसर मेले का क्या विशेषता है? तो ये भाई राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्थान का कैसा? सबसे बड़ा पशु मेला है। ये भी आपको याद रखना होगा। सबसे बड़ा कैसा है? पशु मेला है। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि देखिए तेजा जी का जो पुजारी होता है मेले में या तेजा जी का जो पुजारी होता है उस पुजारी को क्या कहते हैं? तो पुजारी को कहते हैं घोड़ला। फिर आपसे पूछा जाएगा भाई मेला कब लगता है ये तो बता दे। तो आप कहोगे सर मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या कहते हैं भाई? भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या कहते हैं? भाद्रपद शुक्ल दशमी को कहते हैं तेजा दशमी। कौन सी दशमी? तेजा दशमी कहते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई
हमारे राजस्थान के अंदर तेजाजी राजस्थान के दूसरे लोक देवता हैं जिनके ऊपर डाक टिकट जारी हो चुका है। तेजाजी 5 पीरों में शामिल नहीं है, 5 पीरों में शामिल नहीं है, लेकिन राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता की बात आए तो राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता में कौन पूजे जाते हैं? तेजाजी पूजे जाते हैं। सवाल पूछा जाएगा तेजाजी के सर्वाधिक मंदिर या तेजाजी की सर्वाधिक मान्यता किस जिले में है, तो वो जिला है अजमेर, क्योंकि अजमेर के अंदर तेजाजी के सबसे ज्यादा क्या बने हैं भाई? थान बने हैं। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है भाई। ठीक है भाई। और अगला सवाल है आपके सामने ये, और ये सवाल है जो आपसे बार बार पूछ रहा है कि बताओ भाई, ये जो आपने गोट मंगलोद बताया है ये नागौर में है। यहाँ पर दधीमती माता का मेला लगता है, और दधीमती माता है ना, ये दादिच ब्राह्मण है, उन दादिच ब्राह्मणों की कैसी है भाई? कुल देवी है। और ये भी मंदिर कहाँ पर है? नागौर है। ये भी याद रखना है। फिर देखिए मेड़ता में मीरा जी का मेला लगता है। मीराबाई का मेला और मीराबाई का मंदिर है। आगे देखिए कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? कोटा के अंदर स्थापना की गई थी वीर भारत समाज, और वीर भारत समाज की स्थापना कोटा में किसने की? प्यारे राम, साधु सीताराम, नैनूराम या केसरी सिंह? बताइए। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बता दीजिए भाई। जगदीश जाट, हेमराज सैनी, राज चौहान जैसलमेर, कल्पना गौतम, सुरेश पूनिया? बता दीजिए भाई। हाँ, तो इसका राइट आंसर है आपके केसरी सिंह भारत। केसरी सिंह भारत ने 1910 के अंदर, कब? 1910 के अंदर किसकी स्थापना की थी? वीर भारत सभा। और वीर भारत सभा की स्थापना ये कहां पर करते हैं? तो कोटा के अंदर करते हैं। कहां में करते हैं? कोटा में। अगला सवाल देखें, और अगला सवाल है ये, कितना अच्छा सवाल पूछा है। राजस्थान क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो ये क्षेत्रपाल क्या है ये आपको बताना था। क्षेत्रपाल ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में या एक संत के रूप में, तो क्षेत्रपाल को राजस्थान की संस्कृति में किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। प्रियंका पूनिया, कल्पना गौतम, महेंद्र मीणा, राजमल मीणा, सीमा यादव, सुरेश पूनिया? बता दीजिए भाई। सवाल पूछा कोटा में किसने की मेरे भाई? कोटा में। और इसका राइट आंसर आपको पूछा गया तो आपको बताना है ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल। क्षेत्र तो हरिद्वार वगैरह जाते हैं उस दौरान क्या करते हैं भाई? पूजा वगैरह करते हैं। अब देखिए अगला सवाल, और अगला सवाल है ये वाला, और अगला सवाल है ये, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एक दरगाह है, और इस दरगाह पर क्या है भाई? भेंट करने भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो उस मराठा सरदार का नाम बताना है जो क्या करता है भाई? हमारे यहाँ पर अजमेर जिले में आता है, और यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर क्या करता है भाई? पे आता है। बता दीजिए। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। राज चौहान जैसलमेर, सुरेश कड़वासरा, सीमा यादव, कल्पना गौतम, कमल सिंह मीणा, जगदीश जाट, बाबू सिंह जैसलमेर? बताइए भाई। इतना अच्छा सवाल आपसे पूछा है, और इसी तरीके से आपको आंसर देना है। कौन थे भाई? वेरी गुड। नवाब अली बहादुर, पेशवा बालाजी बाजीराव प्रथम का पुत्र, मस्तानी नामक पत्नी सी, और कोई बता दो भाई। राज चौहान जैसलमेर, कल्पना गौतम। नाम लंबा होने से सवाल सही हो जाएगा। हाँ बता दीजिए भाई कौन था? नवाब अली।
अब आपसे पूछा जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, लेकिन यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इस दरगाह का जो मेला कब लगता है, इस मेले को कहा जाता है उर्स। उर्स लगता है भाई, एक रजब महीना होता है ना, रजब महीने की 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, 1 से लेकर 9 तारीख तक लगता है यहाँ पर मेला। फिर याद रखना यहाँ पर जो यात्री आते हैं उन यात्रियों को क्या कहा जाता है, जायरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जायरीन। और इस मेले का उद्घाटन कौन करता है भाई, इस उर्स का तो उर्स का उद्घाटन करता है भीलवाड़ा का गौरी परिवार। भीलवाड़ा का कौन सा परिवार, भीलवाड़ा का एक परिवार है गौरी परिवार, और गौरी परिवार इसका क्या करता है, उद्घाटन करता है। ये भी आपको याद रखना है। अकबर ने यहाँ पर क्या की थी भाई, अकबर ने यहाँ पर 2 कढ़ाइयाँ भेंट की थी। क्या, 2 कढ़ाइयाँ भेंट की थी। और अकबर यहाँ पर क्या आया था, पैदल आया था। अकबर यहाँ पर क्या आता है, पैदल आता है। कहते अकबर के कोई टिंगर नहीं हो रहा था, तो किसी ने कहा कि अब आप ख्वाजा साहब की दरगाह में जाइए और यहाँ पर आप क्या करोगे, ख्वाजा साहब को कहोगे कि मुझे भाई कोई बच्चा दे दो, तो वो दे देंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय आए थे, तो पृथ्वीराज तृतीय के समय आए थे। पृथ्वीराज तृतीय के समय यहाँ पर आते हैं और यहीं पर रहते हैं। ये भी आपको क्या रखना है, याद करना। और अगला सवाल है जो अपने पास है वो ये है, पूछ रहा है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जो हिस्से हैं और दक्षिणी पूर्वी भाग में आपको पूछा है कि आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। वालरा, चिमाता, दजिया या शुष्क खेती। बेहतरीन सवाल है, और बेहतरीन सवाल का क्या करना है, याद बताना है। बताइए, पैदल यात्री को जायरीन कहते हैं, जियारत नहीं होती। जियारत या जायरीन तो यात्री हो गए, और तीर्थ को जियारत कहते हैं ना, ये भी याद रखना। तीर्थ, आप कहीं पे तीर्थ करने के लिए जा रहे हो तो आप जियारत करने के लिए जा रहे हो। तीर्थ यात्रा को जियारत कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, जियारत कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बताओ भाई जायरीन किसे कहते हैं, तो जायरीन जो यहाँ पर यात्री आते हैं ना, उन यात्रियों को क्या कहा जाता है, जायरीन कहा जाता है। जो जियारत करने के लिए आते हैं उनको कहा जाता है। अब इसका आंसर बताइए भाई, इसको क्या कहते हैं, बालरा, चिमाता, दजिया या शुष्क खेती। तो इसको बताना है भाई, इसको क्या कहा जाता है, अंजू सिसोदिया, नरसिंह कटेल। देखो वालरा क्या कहा जाता है, वालरा 2 प्रकार का होता है, एक होता है दजिया और एक होता है चिमाता। दजिया और चिमाता कहाँ होता है, तो ये दजिया होता है, ये मैदानी भागों में होता है, मैदानी भागों में, और चिमाता होता है पहाड़ों पर। पहाड़ों पर जो आदिवासी क्या करते हैं, जंगल को काट कर, जलाकर, साफ करके उस पर खेती करते हैं, उसको कहा जाता है वालरा। और वालरा 2 प्रकार का होता है, एक होता है दजिया। दजिया होता है जो मैदानी बाग होते हैं, उन मैदानी बाग के पेड़ पौधों को जलाकर खेती करते हैं उसको। और चिमाता जो पहाड़ों पर की क्या की जाती है, खेती की जाती है। आपको पता होगा इस वालरा को जुमिंग खेती कहते हैं। कौन सी, जुमिंग खेती कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, स्लेश एंड बर्न कहा जाता है। स्लेश एंड क्या कहा जाता है, बर्न कहा जाता है। काटो और जलाओ की खेती कहा जाता है। इसे पर्यावरण की दुश्मन कहा जाता है। पर्यावरण की क्या कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में होती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक होती है उदयपुर जिले में। सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है, भील जनजाति द्वारा की जाती है। क्या किस जनजाति द्वारा, भील जनजाति द्वारा की जाती है। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना भाई। अगला सवाल है अपनी स्क्रीन पर, और अगला सवाल है ये वाला। सवाल पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था। दिल्ली शिवालिक जो अभिलेख है वो किसके समय उत्कीर्ण करवाया गया था, ये आपको बताना है। बता दीजिए भाई, बेहतरीन सवाल है। अरुणोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज या पृथ्वीराज तृतीय, बता दीजिए। और अपने देखिए 1 रन कम पड़ रहा है, 49 रन अपने बन चुके हैं। तो आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करके अर्धशतक बनाना है। और सबसे पहले अर्धशतक कौन बनाता है वो भी बता देना हाथ खड़ा करके। बताइए भाई, तो इसका आपको आंसर बताना है। बता दीजिए, राज चौहान, सुरेश पूनिया। विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ को आप जानते हो, विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ को आपको पता होगा, इसका काल अजमेर का चौहानों का कौन सा काल कहलाता है भाई, चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। चौहानों का क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। इसने अजमेर में एक तो संस्कृत पाठशाला बनाई थी, संस्कृत पाठशाला बनाई थी। इसके अलावा इन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक। और इन्होंने एकादशी के दिन पशु हत्या पर क्या लगाई थी, एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगाई थी।
पशु हत्या पर इन्होंने क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। फिर आपसे पूछा जाएगा इनके बारे में, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, कि इनका एक दरबारी था जिसका नाम था सोमदेव। सोमदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा था भाई, ललित विग्रहराज लिखा था। कौन सा विग्रहराज लिखा था, ललित विग्रहराज लिखा था। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। कहते हैं ये जो दिल्ली टोपरा शिलालेख और शिवालिक सिस्टम लेख है, इसको उत्कीर्ण कराने वाला था, वो था आपके कौन, विग्रहराज चतुर्थ। लेकिन इसको दिल्ली कौन लेके गया था, तो दिल्ली लेके गया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को ये पसंद आता है, ये अपने साथ कहाँ लेकर जाता है, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख को कहाँ लेकर चला जाता है, दिल्ली लेकर चला जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसको कवि बांधव भी कहा जाता है, या कट्टी या कवि, कट्टी या फिर क्या कहोगे, कवि बांधव क्या कहा जाता है, इसको उपाधि प्राप्त है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे सवाल भी परीक्षाओं में अक्सर क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। और आगे देखते हैं और अगले सवाल के बारे में पढ़ते हैं। और अगला सवाल है ये वाला, और ये सवाल आपसे पूछ रहा है 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था। तो ये सवाल तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि ब्यावर यानी अजमेर से क्या किया गया भाई, एक अखबार चलाया गया था, और उस अखबार का आपको क्या बताना था, नाम बताना था, जिस अखबार का नाम था राजस्थान। बता दीजिए, बेहतरीन सवाल है, और इतना अच्छा आपसे क्या पूछा गया है, सवाल पूछा है, तो इसका आंसर बताना है। ऋषिदत्त मेहता, मुंशी समरदान, रामनारायण चौधरी, ऋषिदत्त मेहता। अब आपको इसका क्या बताना है, आंसर बताना है भाई, अजमेर से किया गया था। बताइए, वेरी गुड, आंसर बताना है भाई, आंसर बताइए। इतना अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है, बताइए। वेरी गुड। तो इसका आंसर लगभग क्या होते जा रहे हैं भाई, गलत होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं, गलत होते जा रहे हैं। तो अब बता दीजिए भाई, आपको ऑप्शन है आपके सामने अभी तक। काफी लड़के बता रहे हैं सर ऋषिदत्त मेहता। मैं आपको बता दूं, ऋषिदत्त मेहता गलत है। अब बता दीजिए, ऋषिदत्त मेहता के अलावा भी ऑप्शन है, जैसे हरिभाऊ उपाध्याय दे रखा है आपके सामने, और हरिभाऊ उपाध्याय का संबंध किस जिले से था, ये भी आपको पता है। तो बता दीजिए भाई, हरिभाऊ उपाध्याय जो राजस्थान के किस जिले के रहने वाले थे भाई, अजमेर जिले के रहने वाले थे। किस जिले के, अजमेर जिले के रहने वाले थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में अक्सर आपसे ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था। तो इनका नाम, वास्तविक नाम कभी पूछ ले तो आप कहोगे सर हरिभाऊ उपाध्याय का वास्तविक नाम था, वो था बद्रीनाथ। कौन सा नाम था, बद्रीनाथ नाम था हरिभाऊ उपाध्याय का वास्तविक नाम। फिर पूछा जाएगा कि इन्होंने किसकी स्थापना की थी, संस्था साहित्य मंडल। संस्था साहित्य मंडल के ये क्या थे, संस्थापक थे। फिर आपसे पूछा जाएगा और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना की थी। गांधी आश्रम की क्या की थी, स्थापना की थी। इसके अलावा आपको पता होगा इन्होंने त्याग भूमि अखबार चलाया था। इसके अलावा इन्होंने कौन सा अखबार चलाया था, कर्म भूमि अखबार भी चलाया था। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया था भाई, तो इन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का क्या किया था, संपादन किया था। इसके अलावा आपको पता होगा कि इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा का इनको क्या बनाया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था। अजमेर मेरवाड़ा का सीएम बनाया गया था, और अजमेर मेरवाड़ा का इनको सीएम बनाया गया था। और अजमेर मेरवाड़ा में जो विधानसभा की सीटें थी वो 30 सीटें थी, और अजमेर विधानसभा को उस समय कहा जाता था धारा सभा। कौन सी सभा, धारा सभा कहा जाता था। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है भाई। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल है ये वाला, और ये सवाल आपसे पूछ रहा है, बताओ भाई 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया। तो देखिए 25 मार्च 1948 को गठन होता है संयुक्त राजस्थान का, और संयुक्त राजस्थान का जो मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है ये आपको बताना है। आपके सामने गजब गजब प्रकार की क्या है भाई, आंसर है, और आपको एक एक करके इसका क्या बताना है, आंसर बताना है। बता दीजिए भाई, इतना बेहतरीन सवाल है, बताइए। गोकुल भाई भट्ट, गोकुललाल लसावा, जय नारायण व्यास, या हीरालाल शास्त्री। पूछा किसका है, 25 मार्च 1948 को
किसे बनाया गया था भाई? बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन क्या है सवाल है, बता दीजिए। कौन बना था राजस्थान के मुख्यमंत्री? बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गोकुल लाल असावा, गोकुल भाई भट्ट, जय नारायण व्यास या हीरालाल शास्त्री? बताइए भाई, इतना अच्छा सवाल पूछा है। और 25 मार्च 1948 की बात कर रहा हूं मैं। कब? 25 मार्च 1948। बताइए। एकीकरण का दूसरा चरण था ये, और इसमें बनाया गया था किसको भाई? गोकुल जी को बनाया था, गोकुल लाल असावा को। अब 25 मार्च 1948 में पूछा जाएगा आपको कि 25 मार्च 1948 के अंदर किन किन का गठन होता है, तो 10 रियासतें शामिल होती है। कितनी रियासतें? सॉरी, 9 तो रियासतें होती है, 9 रियासत और एक ठिकाना था। एक क्या था? ठिकाना था। इनका एकीकरण होता है भाई, इनका क्या होता है? एकीकरण होता है। और इसकी राजधानी कहां पर बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं इसकी कोटा में। कहां बनाई? कोटा में। फिर पूछा जाएगा आपके बारे में कि इसका जो सीएम यानी मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? इनको बनाया था गोकुल लाल असावा को। तो ये लोग गोकुल लाल असावा को बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे भाई शाहपुरा के रहने वाले थे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि उपराज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? तो उपराज्य प्रमुख के बारे में जैसे ही आपसे पूछा जाएगा, आप कहोगे सर उपराज्य प्रमुख बनाया गया था बहादुर सिंह जी को। ये बहादुर सिंह जी कहाँ के शासक थे? तो बहादुर सिंह जी थे बूंदी के। तो फिर राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो राज प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह जी को। राज प्रमुख बनाए गए थे भीम सिंह जी को। भीम सिंह जी कहाँ के थे? भीम सिंह जी कोटा के रहने वाले थे। कहाँ के? भीम सिंह जी कोटा के रहने वाले थे। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताओ भाई इसके अंदर कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? कनिष्ठ राज प्रमुख। कनिष्ठ राज प्रमुख मतलब छोटा राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था लक्ष्मण सिंह को। लक्ष्मण सिंह कहाँ के थे? डूंगरपुर के थे भाई। किसके? डूंगरपुर के थे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन करने वाले थे NV गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, और सवाल ये पूछा जाएगा कि इसमें एक रियासत थी और उस रियासत के शासक थे चंद्रवीर सिंह। और चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण के दूसरे चरण में जब संयुक्त राजस्थान में अपनी रियासत को गठित करने के लिए बताई थी, और क्या बताई थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। बिल्कुल 12 बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, इनको शामिल किया गया था। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना भाई। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है ये वाला, और ये सवाल है ये वाला, और इसका आपको क्या देना है? आंसर देना है। सवाल पूछा है मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? तो राजा के बाद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या था भाई? अधिकारी कौन था? ये आपको बताना है। आपके सामने घूम फिरा के बेहतरीन 4 ऑप्शन है। जब आप मध्यकालीन राजस्थान की राज व्यवस्था पढ़ते हो तो उसमें आपका नाम आता है। बताइए, राजा के बाद में मुख्य व्यक्ति कौन होता था? इतना अच्छा सवाल पूछा है, और इसका आपको क्या देना है? आंसर देना है। बताइए भाई, कौन हुआ करता था? बताइए। बिल्कुल, प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री, समिति विग्रह, मुख्यमंत्री के रूप में या महामत्य के रूप में कौन होता था? बताइए भाई। अच्छा सवाल पूछा भाई, और अच्छा आपको क्या देना है? आंसर देना है। बताइए। नहीं, ये नहीं होता था। संधि विग्रह ये तो संधियों को कराने का काम करता था। किसी के लड़ाई टंडे हो गए तो उनको सुलझाने का काम करने वाला आदमी हुआ करता था। तो फिर बताइए सही क्या है? बता दीजिए भाई। सुरेश सिन्हा। राजमल मीणा। तो राजा के बाद में सबसे महत्वपूर्ण होता था, वो होता प्रधान के रूप में, और प्रधान के रूप में कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। मुख्यमंत्री के रूप में, महामात्य के रूप में नहीं था। आपको डी ऑप्शन सही करना था। मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, महामात्य के रूप में भी नहीं, प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री हुआ करता था। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल है ये। सवाल पूछा है सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? तो बताइए भाई,
इतना अच्छा सवाल पूछा है और इसका आपको आंसर देना है, बताइए। और साथ में दो माताओं का और दे रखा है जो आपने शायद पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, बताइए। कुंजल देवी का मंदिर पूछा है एक तो आपसे। बताइए भाई। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शाकंभरी देवी जिनका निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। और वासुदेव चौहान, चौहानों की ये क्या है? कुल देवी है। चौहानों की कौन सी देवी है? चौहानों की कुल देवी है। फिर आपको याद रखना है इसके बारे में कि भाई देखो, हमारे राजस्थान के अंदर सांबर झील है, ये कितने जिलों में है? 3 जिलों में है। एक है अजमेर, एक है नागौर और एक है जयपुर। अजमेर, नागौर और जयपुर के अंदर है। लेकिन इसका सर्वाधिक विस्तार है वो किस जिले में है? जयपुर जिले के अंदर है। ये सांबर झील है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है? खारी झील है, यानी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील। फिर आपसे पूछा जाएगा ये जो सांबर झील है, इस सांबर झील के अंदर नमक उत्पादन कौन करता है? तो यहाँ पर सांबर उत्पादन करता है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। देश का 8.9% नमक क्या होता है यहाँ पर उत्पादित होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो सांबर झील है, इस सांबर झील के किनारे कौन सा तीर्थ स्थल है? देवयानी तीर्थ स्थल है। कौन सा है? देवयानी तीर्थ स्थल है। ये भी आपको क्या रखना है? देवयानी तीर्थ स्थल। देवयानी पूछ ले, तीर्थ कहाँ पर है? तो ये सांबर में है। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को क्या होता है भाई? यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान का आयोजन होता है। किसका? दीपदान का क्या होता है? आयोजन होता है। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है भाई। फिर आपको ये भी याद रखना है सांबर के झील के किनारे कि अकबर और जोधाबाई, अकबर और हरकाबाई का जो विवाह हुआ था, किसका? अकबर और हरकाबाई, इन दोनों का जो विवाह हुआ था वो भी इस सांबर झील के किनारे ही हुआ था। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। बाकी आपको ये भी याद रखना है कि सांबर झील है, उस सांबर झील के अंदर कुछ क्या पाए जाते हैं? अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं भाई? बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनसे प्रोटीन के क्या बनते हैं? कैप्सूल बनते हैं। ये भी याद रखना है भाई। अगला सवाल है ये, मारवाड़ की पन्ना दाई किसे कहा जाता है भाई? तो मारवाड़ की पन्ना दाई किसे कहा जाता है? करमेती दाई, नरू की दाई, या इनमें से कोई नहीं, या गोरा दाई? बता दीजिए भाई। मारवाड़ की पन्ना दाई, वेरी गुड। तो मारवाड़ की पन्ना दाई पूछा जाएगा, आपको बताना है, बता दीजिए। हंसते रहो, भारती मीणा, कल्पना गौतम, ज्योति सैनी, राजमल मीणा, बताइए भाई। तो इसका राइट आंसर है गोरा दाई। गोरा दाई किसकी दाई माँ थी? तो जोधपुर के शासक थे अजीत सिंह, और अजीत सिंह की क्या थी? दाई माँ थी। अजीत सिंह की क्या थी? दाई माँ थी। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो इनकी छतरी भी कहाँ पर बनी हुई है भाई? जोधपुर में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? जोधपुर के अंदर बनी हुई है। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। और अगला सवाल है ये, जो आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के बारे में जानकारी देता है। तो राजस्थान में भागवत संप्रदाय के बारे में जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख है वो आपको बताना है। कितना अच्छा और कितना बेहतरीन सवाल है। आंसर दे दीजिए भाई। आपको इसका क्या देना है? आंसर देना है। भागवत धर्म के बारे में क्या देता है? ये जानकारी देता है। इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल है जिसके बारे में आपको क्या देनी है? जानकारी देनी है। बताइए, भागवत धर्म के बारे में जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है? वेरी गुड, राज जैसलमेर, राजेश कुमार डामोर, बताओ भाई। विशाल वैष्णव, सीमा यादव, राजेश कुमार डामोर, प्रियंका पुनिया, फटाक से आंसर दे दीजिए भाई। तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं मेरे भाई, राइट आंसर है गोसुंडी अभिलेख, जो किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। और अब देखिए इस गोसुंडी अभिलेख के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए गोसुंडी शिलालेख है चित्तौड़गढ़ के अंदर। पहली बात तो ये याद रखना,
गोसुंडी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऐसा कहा जाता है कि गोसुंडी चित्तौड़गढ़ के अंदर जो शिलालेख है गोसुंडी गांव से मिला है, इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। भाषा कौन सी है? संस्कृत है। और इसकी जो लिपि है वो लिपि आपको पूछ ले तो आप कहोगे सर ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। फिर अगर आपसे इसे ज्यादा पूछा जाएगा तो इसके अंदर कौन से वंश की जानकारी मिलती है? तो एक वंश था जिसका नाम था गज वंश, और गज वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कहते हैं कि यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अश्वमेध यज्ञ की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसके अलावा भागवत धर्म की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। भागवत धर्म की भी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि इस शिलालेख को पढ़ा किसने था? तो इसको पढ़ने वाले थे डॉक्टर D.R. भंडारकर, और डॉक्टर भंडारकर ने इसको क्या किया था? पढ़ा था। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये वर्तमान में कहाँ पर रखा गया है? तो वर्तमान में ये रखा गया है भाई उदयपुर संग्रहालय में। कौन से संग्रहालय में? उदयपुर जिले के अंदर जो संग्रहालय है उसके अंदर ये लिखा गया है। ये आपको इसके बारे में सारी बातें क्या रखनी है? ये याद रखनी है भाई। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल को देखने से पहले आपको क्या करना होगा? हमारे 70 रन बनने में 2 रन कम पड़ रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है? लाइक करके 2 रन बनाने। बता दीजिए भाई इनमें से कौन विसा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं रहता था? तो कुंभा के दरबारी विद्वान इनमें से कौन नहीं था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है और दबा के आपको क्या करना है? इसका आंसर बताना है। बता दीजिए भाई। प्रकाश लखारा, प्रकाश लखारा ने अपना आंसर दे दिया है। इसके अलावा और किसने दिया है भाई? तो और दिया है आपके ज्योतिष सैनी ने, हेमराज सैनी ने दिया है। इसके अलावा किसने दिया है भाई? राजमल मीणा, कल्पना गौतम। बता दीजिए। प्रकाश लखारा, राज चौहान, जैसलमेर। तो बता दीजिए भाई कान्हा के दरबारी विद्वानों में कौन सा व्यक्ति नहीं था? बताइए तो कौन नहीं था, ये आपको बताना है। तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों ने सब बढ़िया बताया है, लेकिन जिन जिन लोगों ने डी ऑप्शन किया है ना, तो उन डी ऑप्शन वालों को बता दूं कि ये सी ऑप्शन सही है। नाता तो कुंभा के दरबार में रहता था, और नाता ने कुछ पुस्तक लिखी थी कर्पूर मंजरी। कौन सी मंजरी? कर्पूर मंजरी लिखी थी। ये आपको याद रखना था भाई। अब मैं आपको बता दूं कुंभा के दरबार में विद्वान कौन कौन से रहते थे। तो एक था भाई सारंग व्यास, जो कुंभा का संगीत गुरु था। इसके अलावा कान्हा व्यास, अत्रि भट्ट, मंडन, महेश। कौन रहता था? महेश रहता था। और कौन रहता था? और रहता था गोविंद। कौन रहता था? गोविंद रहता था। और कौन रहता था गोविंद के अलावा? तो सोम सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी रहता था। और कौन रहता था? तो और कौन रहता था? टिल्ला भट्ट, ये टिल्ला भट्ट रहता था। और कौन रहता था? तो और था भाई अपने भुवन कीर्ति, भुवन कीर्ति। इनके अलावा और कौन था? तो और था नाता। और कौन था? नाता था, ये नाता था। और कौन सा नंद था? एक था हीरानंद, जिसे संगीत गुरु मानता, कुंभा के ये गुरु हुआ करते थे। इसके अलावा और कौन रहते थे? भुवन कीर्ति रहते थे, जयचंद सूरी रहते थे, जयचंद सूरी रहते थे। ये याद रखना है। मुनि जीन विजय नहीं रहते थे। ये कुंभा के क्या थे? दरबारी थे भाई। याद रखना आपको, इतने थे, ये नहीं था। आगे बढ़े और अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है ये वाला। और सवाल आपसे पूछा है भाई कि बताओ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल के संबंध थे? तो अली बख्शी ख्याल का संबंध किस जिले से है, ये आपको बताना है। इतना बेहतरीन सवाल पूछा है। राजस्थान के प्रमुख ख्याल वगैरह पढ़ते हैं ना, तो ख्याल वगैरह में बताना है। करौली, चिड़ावा, अलवर और चित्तौड़गढ़। बताइए भाई राजस्थान के प्रमुख क्या पढ़ते हैं? ख्याल पढ़ते हैं। लोक नाट्य पढ़ते हो ना, लोक नाट्य, लोकगीत, लोक संगीत। तो उसके अंदर ये आपका टॉपिक यार पूछा जाता है, आपको क्या देना है? आंसर देना है। बताइए भाई बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है? आंसर देना है। अब कैसे आंसर दोगे, मैं आपका बैक टू बैक आंसर देख रहा हूँ।
बताइए, पूछा किसका है? अली बख्शी ख्याल का पूछा है। बताइए भाई, अली बख्शी ख्याल कहाँ की है? अली बख्शी ख्याल के बारे में आपको बताना है, बता दीजिए भाई। अली बख्शी ख्याल के बारे में पूछा है, बताइए भाई। अली बख्शी ख्याल कहाँ का है भाई? अली बख्शी ख्याल है अलवर का। कहाँ का है भाई? अलवर का। और इसके प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक थे अली बख्श। और अली बख्श को राजस्थान का क्या कहा जाता है भाई? इसे राजस्थान का रस खान कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा खान कहा जाता है? रस खान कहा जाता है। अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक को कहा जाता है। अब देखिए, इसके अंदर कहते हैं कि ये जो अली बख्शी ख्याल है, इस अली बख्श के और जो इसके अंदर जो भाग होता है राजस्थान का, वो पूर्वी भाग होता है। पूर्वी भाग में किया जाता है। और आपको पता होगा, अली बख्श ने बहुत सारी कथाओं के ऊपर क्या किया भाई? अपना वाचन दिया है, प्रस्तुत किया है। ये भी आपको याद रखना है भाई। अगला सवाल देखिए। और अगला, अरे कर्पूर मंजरी नहीं था, राग मंजरी ऐसा कुछ उसने लिखा था, जिसके पीछे मंजरी था। कर्पूर मंजरी तो वो मैंने आपने कहा है, वो सही है। अगला सवाल है ये, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? हाई मारा संकरिया धोको रे दियो। तो बताओ भाई, संकरिया किस जाति का नृत्य है? कालबेलिया, भील, सहरिया या तेरा ताली? बता दीजिए भाई। हंसते रहो, राजमल मीणा, नितिका शर्मा, प्रकाश लखारा, अजाम आजम खान। बता दीजिए भाई। और वीडियो को लाइक करना है भाई। भारती मीणा, हेमराज सैनी, पूजा विश्नोई। हाँ, तो भाई संकरिया, हाई मारा संकरिया धोको रे दियो। बता दीजिए भाई। प्रेम गीत है ये। बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हो भाई। कालबेलिया, राजस्थान के अंदर एक जाति है कालबेलिया। कालबेलिया जाति है। महिलाएं क्या करती है? महिलाएं कहते हैं कि भीख मांगने का कार्य करती है और मनोरंजन करती है। पुरुष होते हैं कालबेलिया जाति के, जो सांप पकड़ने में क्या होते हैं भाई? दक्ष होते हैं, सांप पकड़ते हैं। और कालबेलिया पुरुष होते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पुंगी बजाते हैं, पुंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी कहते हैं कि कालबेलिया जाति है वो अपने नृत्य के लिए फेमस है। कालबेलिया जाति के द्वारा 4 नृत्य किए जाते हैं। एक कौन सा किया जाता है? ये तो हो गया संकरिया। संकरिया के अलावा क्या करते हैं भाई ये नृत्य? एक है इडोनी। कौन सा है? इडोनी। और एक कौन सा है? बागड़िया। कौन सा है भाई? बागड़िया। और बागड़िया के अलावा एक और कौन सा है भाई? तो आपको याद रखना है संकरिया, इडोनी, बागड़िया और कौन सा है भाई? वेरी गुड, बता दीजिए भाई। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, बताइए। पणिहारी, ये इस जाति के नृत्य हैं। और इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो। कौन है भाई? गुलाबो का संबंध भी इसी नृत्य से है। अरे 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 कालियो कूद पड़ियो, मेले में साइकिल पंचर कर लायो। तो इस नृत्य को प्रसिद्ध करने का श्रेय गुलाबो को दिया जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कालबेलिया नृत्य है ना, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य है। फिर पूछा जाएगा कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस, कालबेलिया नृत्य संस्थान कहाँ पर है? तो कालबेलिया नृत्य संस्थान आपसे पूछे तो आप कहोगे सर जयपुर जिले के अंदर है। किस जिले में? जयपुर जिले में। जिसकी निदेशक कौन है? गुलाबो है। ये भी आपको याद रखना है भाई। अब आगे देखते हैं और अगले सवाल के अंदर आपको बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से आंसर देना है। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? तो पट्टा रेख क्या होती थी ये आपको बताना है। सैन्य कर, खेतड़ी, फतेहपुर या फिर आकलित राजस्व। और आपको बताना है राजस्थान के अंदर एक रेख है जिसका नाम है कौन सी रेख? पट्टा रेख। और पट्टा रेख का क्या अर्थ होता है? अगर आप इसका आंसर अच्छे से आप देते हो तो आपकी तैयारी बेहतरीन है और बेहतरीन तरीके से आप क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो। बताइए भाई, राजस्थान के अंदर एक रेख है जिसका नाम है पट्टा रेख। बता दीजिए भाई, पट्टा रेख क्या है? बताइए। वेरी गुड, कौन सी रेख बताइए? पट्टा रेख बताइए। पट्टा रेख क्या होता है भाई? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पट्टा रेख एक अकलित राजस्व होता है जो क्या है? कर से संबंधित और जमीन के इस राजस्व से संबंधित है। अगला सवाल है और अगला सवाल है ये सवाल आपसे पूछ रहा है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य विचारधारा का समर्थक नहीं था? तो इनमें से आर्य विचारधारा का क्या नहीं था? प्रवर्तक, समर्थक नहीं था। देश हितैषणी, जन हितकारक,
परोपकारक या राजपूताना गजट। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा समाचार पत्र था जो आर्यों के बारे में जानकारी इन नहीं देने देता था, वो आपको बता देना है। बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल पूछा है आपसे। जब राजस्थान के प्रमुख क्या पढ़ते हो, पत्र एवं समाचार पत्र पढ़ते हो, तो उसके अंदर यह सवाल आपसे पूछा जाता है। अब आपको इसका क्या देना है, आंसर देना है। बता दीजिए भाई। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बेहतरीन आंसर आ रहे हैं आपके, और बेहतरीन तरीके में आप इस सवाल में ही खुद खुद क्या हो चुके हो, डापा चुक हो गए हो। तो बता दीजिए भाई, इसका आपको आंसर बताना ही बताना पड़ेगा अब तो। वेरी गुड, वेरी गुड। बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है, आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, आर्य विचारधारा से प्रभावित समर्थक नहीं था। देश हितैषणी, जनहितकारक, परोपकारक या राजपूताना गजट। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा राजपूताना गजट। आगे बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था। तो पहली बार वो व्यक्ति कौन था जो कहा कि भाई जो राजपूत परिवार के लोग हैं उनके लिए हम अलग से क्या करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। बता दीजिए भाई। बेहतरीन सवाल है, और बेहतरीन तरीके से आपको इसका क्या देना है, आंसर देना है। बता दीजिए भाई। पहला व्यक्ति था, और ये सवाल कई बार परीक्षाओं में क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है, और इसका आपको क्या करना है, बताना है। बता दीजिए भाई। तो इसका आंसर है वो है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने कहा कि नहीं, राजपूत शासकों के लिए, शाही परिवार के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग स्कूल की स्थापना करेंगे। और इन्होंने कहते हैं कि अजमेर के अंदर 1870 में नागौर दरबार, 1870 में अजमेर में दरबार लगाया था, और इस अजमेर दरबार में राजपूताना के सभी शासकों को बुलाया। हालांकि इन शासकों में कहते हैं कि लगभग लगभग सभी आते हैं, और 8 फरवरी 1572 को एक स्कूल खोलने का क्या किया गया, निर्णय किया गया था। कहते हैं कि इसके अंदर एक तो बुलाया किसको नहीं जाता है, इस अजमेर दरबार के, मेयो के अजमेर दरबार में किसको नहीं बुलाया जाता है, कोटा के शासक को नहीं बुलाया जाता है। कोटा के जो शासक थे राम सिंह जी, उनको नहीं बुलाया जाता है। इसके अलावा तख्त सिंह, जोधपुर के शासक उस समय तख्त सिंह होते हैं 1872 में, तो तख्त सिंह को बुलाया जाता है। तख्त सिंह आते भी है, लेकिन तख्त सिंह जब आते हैं तो वो देखते हैं कि साहब ये तख्त सिंह की कुर्सी है, और तख्त सिंह की आगे की जो कुर्सियां थी वो बीकानेर की थी और जयपुर की थी। सॉरी, ये जयपुर के शासक की कुर्सी थी, और ये जयपुर, और ये किसकी थी, ये उदयपुर के शासक की कुर्सी थी। तख्त सिंह जी नाराज हुए और कहते हैं कि इस दरबार से वो वापिस चले जाते। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जयपुर वालों को और उदयपुर वालों को मेरे से आगे कैसे बैठा दिया, मुझे तो क्या करना चाहिए, इनसे आगे बैठना चाहिए। देखो उस समय बैठने का भी एक तरीका हुआ था। मतलब कुल मिला के कहूं मैं आपको, तो फूफा जी नाराज हो गए थे। फूफा जी क्या हुए थे, नाराज हो गए थे। फूफा जी ने कहा नहीं, मेरे को तो रहना ही नहीं है, मेरा नाम कार्ड में आगे पीछे क्यों किया, मेरे से छोटे वाला का नाम आपने आगे कर दिया और मेरा पीछे कर दिया। फिर देखिए, राजस्थानी साहित्य की एक आरंभिक रचना है जिसका नाम है हंसावली, और हंसावली को किसने लिखा था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। पूजा बिश्नोई, हेमराज सैनी, अनिल गायरी, बताइए, स्मार्ट चौधरी, बताइए भाई, सुरेश मीणा, हेमराज सैनी। वीडियो को लाइक करना है भाई, अपने छक्का लगाकर 80 रन पे अपने को ले जानी है अपनी टीम को। तो 80 रन आपको बनाने हैं, छक्का लगाइए भाई, और 6 लाइक बढ़ा दीजिए। ये लिखा था असायत ने, किसने लिखा था, असाहित द्वारा लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। श्रीधर व्यास नहीं था हंसावली का, ये था आपका। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल है ये। सवाल पूछा है राजस्थान में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया। कितना अच्छा सवाल पूछा है। राजस्थान में द्रोणाचार्य पुरस्कार, पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किसको दिया गया था। हालांकि द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किसको दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है कोच को। किसको दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। और राजस्थान का पहला व्यक्ति जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है वो कौन थे, ये आपको बताना है। बता दीजिए भाई। स्मार्ट चौधरी बनाना है, ब्लॉग विथ किटू, बताइए भाई। ब्लॉग विथ किटू, पवन मेड़ा, स्मार्ट चौधरी, पूजा बिश्नोई। आंसर बताना है आपको कि राजस्थान के पहले व्यक्ति जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है, बताइए।
देवेंद्र, प्रदीप, गढ़वीर। आंसर बताइए भाई, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। और पहले व्यक्ति कौन थे जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है? हाँ, रॉयल बिश्नोई ब्लॉक विथ किट्टू। बताइए भाई, देवेंद्र, प्रदीप गढ़वीर, अनिल गायरी, पूजा बिश्नोई, स्मार्ट चौधरी, धरती पुत्र। बताओ भाई, चापाचूक हो गए ना? हाँ, राजमल मीणा। ये दिया गई किसको गया था? गोपाल सैनी को दिया गया था। किसको दिया गया था? गोपाल सैनी को दिया गया था। और ये किसको दिया जाता है? जो जो खेलों के अंदर जो कोच होते हैं ना, कोच जो अपने खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन करवाते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ये आपको याद रखना है भाई। रॉयल बिश्नोई, प्रदीप गढ़वीर, कविता कारवा, कल्पना गौतम, हरीश पटेल, राजमल मीणा, अनिल गायरी, रॉयल बिश्नोई 29 नाम ले लिया आपका। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आपको कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे नए जोश, नए जुनून और नए प्रश्नों के साथ। तब तक जुड़े रहिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप, टेलीग्राम और अदर सोशल मीडिया सबसे जुड़िए, ताकि आपको हर एक एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट मिलती रही। मिलते हैं कल फिर एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।